अच्छा, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट ट्रेनिंग, ठीक है, जिसमें हमने इंडक्शन ट्रेनिंग को कवर कर लिया था। आज हमें कवर करना है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को। अच्छा, तो ये दोनों ना बिल्कुल ऑपोजिट। इंडक्शन ट्रेनिंग तो बिल्कुल एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, जो कि एक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग थी, ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग वाज इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। जब जो दो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? जैसे वर्ड बता रहे ऑन द जॉब, जॉब पर ही। जॉब पर ही मतलब क्या है? विद इन बिजनेस प्रेमिसेस, विद इन बिजनेस प्रेमिसेस, मतलब बिजनेसेस की जगह पर ही। तो मुहाबा, जैद और आयशा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज जो कि बिजनेस की प्रेमिसेस के अंदर ही मिल रही है, ठीक है। द पर्सन डज नॉट हैव टू गो समवेयर एल्स, ही इज विद इन द बिजनेस प्रेमिसेस, और वहीं पे हम इसको सिखा रहे हैं कि भाई ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा, ऐसे काम होगा। तो दैट इज ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? आप एक सीनियर एम्प्लॉय को पकड़ते हो, एक सीनियर एम्प्लॉय को बोलते हो कि भाई हम आपको एक जूनियर एम्प्लॉय दे रहे हैं, आप इसको सिखाओ, आप इसको सिखाओ, आप इसको टीच करो। किसको? एक जूनियर एम्प्लॉय को, जूनियर या फिर फ्रेश एम्प्लॉय को। तो सीनियर अपना काम करते करते जूनियर या फ्रेश एम्प्लॉय को सिखा देगा कि भाई तुम ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना। तो सीनियर एम्प्लॉय फ्रेश एम्प्लॉय को सिखा रहा है, सीनियर एम्प्लॉय फ्रेश एम्प्लॉय को सिखा रहा है। बात क्लियर है? यस सर। तो सीनियर एम्प्लॉय को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी टीच करने की टू अ फ्रेश एम्प्लॉय। वो जॉब पर ही है सीनियर एम्प्लॉय, जूनियर एम्प्लॉय भी जॉब पर ही है, बस वो उसको अपना काम करते करते सिखा रहा है कि भाई मुझे देखो और सीख जाओ। तो आपने एक हेड शेफ को पकड़ा, एक सीनियर शेफ को, एक हेड शेफ को बोला कि भाई एक हमारे पास आया है जूनियर शेफ या फिर फ्रेश शेफ विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप उसको टीच करो। तो हेड शेफ बनाता बनाता, खाना बनाता बनाता, फ्रेश जो शेफ है, जो न्यू शेफ है, उसको काम करना सिखा देगा, उसको काम करना सिखा देगा। न्यू शेफ को। तो फ्रेश शेफ या फिर न्यू शेफ को काम सिखा देगा हेड शेफ। तो दिस इज कॉल्ड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। जब आप इस एक एम्प्लॉय, एक एक अम, अ, एक अपने ही सीनियर एम्प्लॉय को जूनियर एम्प्लॉय को सिखाने का कह देते हो, तो दैट इज ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। बात समझ में आई? यस। एक मिनट हाँ। तो अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में एडवांटेज क्या है? कि जो न्यू शेफ है, वो हेड शेफ से सीखता सीखता कुछ आपके लिए बना भी देगा। समझो चाय बना देगा, समझो वेजिटेबल्स कट कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन में पार्ट लेगा ना। हाँ, तो विल बी इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्शन, विल बी इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्शन। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में तो पार्ट लेगा।
हम इसको देखो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है आउटसाइड बिजनेस प्रेमिसेस, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है आउटसाइड द बिजनेस प्रेमिसेस। हम उसको बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर भेजते हैं एक स्पेशल ट्रेनर के पास। किसके पास? एक स्पेशल ट्रेनर के पास। एक स्पेशल ट्रेनर के पास भेजते हैं, सही, जो कि बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर होता है, आउटसाइड होता है। तो ये ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होती है। अच्छा, जब हमने उसको बाहर नहीं भेजा, ये हमारे पास ही न्यू शेफ, तो न्यू शेफ कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बना रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि वो बिजनेस की प्रेमिसेस के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में आप हेड शेफ को ही बोल रहे हो कि इसको काम सिखा दो। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में आप स्पेशल ट्रेनर के पास भेज रहे हो। तो स्पेशल ट्रेनर के पास भेजना क्या होता है? वो जॉब में कॉस्ट, वो। कॉस्टली होता है ना, क्योंकि आप यस स्पेशल सर। ट्रेनर को आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। स्पेशल ट्रेनर को आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका सीनियर एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, तो लेस एक्सपेंसिव। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है ना, जो हेड शेफ है, वो न्यू शेफ को सिर्फ इम्पोर्टेंट या फिर रेलेवेंट थिंग्स टीच करेगा, या तो इम्पोर्टेंट या तो रेलेवेंट थिंग्स टीच करेगा, बस। कोई भी और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं सिखाएगा। इसका मतलब सिर्फ स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बिजनेस वुड बी टॉट, तो इट इज ट्रेनिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स। तो इसका मतलब टाइम सेव, रेलेवेंट टू बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बट डिसएडवांटेज क्या है? जो बेचारा ये हेड शेफ है, अगर वो न्यू शेफ को सिखाने में लग जाएगा, तो क्या वो खाना अच्छा बना पाएगा? क्या वो खाना जल्दी बना पाएगा? सर आप एक दफा क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? जी, मैं बोल रहा हूँ, अगर हेड शेफ न्यू शेफ को सिखा रहा है, काम काम सिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या हेड शेफ अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। क्या उस पे नहीं। बर्डन, वो बर्डनाइज नहीं हो जाएगा कि यार मुझे मेरे ऊपर काम डाल दिया? इसका मतलब जो हेड शेफ है, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनर, ये बड़ा मसला हो गया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हेड शेफ अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज करता था, हेड शेफ स्मोकिंग करता था खाना बनाते हुए, ये बैड हैबिट्स हैं। तो अगर हेड शेफ की जो बैड हैबिट्स होंगी, वो भी न्यू शेफ में आ जाएंगी। तो इसका मतलब बैड हैबिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू न्यू शेफ, बैड हैबिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू न्यू शेफ या फिर न्यू एम्प्लॉय। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या आपको लगता है कि हेड शेफ बीइंग अ शेफ, हेड शेफ बीइंग अ शेफ बाय प्रोफेशन, क्या वो एक ट्रेनर है क्या? कैन ही परफॉर्म द टास्क ऑफ ट्रेनिंग? क्या वो नो सर। टास्क ऑफ ट्रेनिंग कर पाएगा? नहीं। तो ही इज नॉट अ ट्रेन्ड ट्रेनर, या फिर ही इज नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, सही है। तो सीनियर एम्प्लॉय may not be a professional trainer, एक प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं होगा, ये बड़ा मसला है। ठीक है, तो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देन कमिंग अप टू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब आउटसाइड द बिजनेस, ही इज नॉट ऑन द जॉब, ही इज आउटसाइड द बिजनेस प्रेमिसेस। We are sending him to a
स्पेशल ट्रेनर, हम उसको एक स्पेशल ट्रेनर के पास भेज रहे हैं, और स्पेशल ट्रेनर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं। ये स्पेशल ट्रेनर है, ठीक है। तो स्पेशल ट्रेनर में ये बड़ा मसला है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारे पैसे लगेंगे। अच्छा, लेकिन जब ये स्पेशल ट्रेनर है तो ये तो प्रोफेशनल ट्रेनर होगा, तो इसको तो बहुत सारी स्किल सिखा देगा हमारे न्यू एम्प्लॉय को, न्यू शेफ को। तो एक बहुत रेंज ऑफ स्किल सिखा देंगे। तो एक तो प्रोफेशनल ट्रेनर हो गया, रेंज ऑफ स्किल्स हो गई। तो प्रोफेशनल ट्रेनर है, रेंज ऑफ स्किल्स है, ये बड़ा फायदा हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब जब उसको हम नई नई चीजें सिखा देंगे, अलग अलग स्किल सिखा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम उससे मल्टीपल काम करवा सकते हैं, मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं, एज ही वुड बी मल्टी स्किल्ड। और जब हम अपने सीनियर एम्प्लॉय से नहीं करवा रहे, इसका मतलब कोई बैड हैबिट आने का चांस है, कोई बैड हैबिट आने का चांस है? नहीं। नहीं। तो नो चांस ऑफ बैड हैबिट्स बीइंग ट्रांसफर्ड, तो बैड हैबिट ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद व्हाट वुड बी द डिसएडवांटेजेस, अभी हमने बात करी। जो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं उसमें। उसके बाद देखो, अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या था, न्यू शेफ को हम ट्रेनिंग तो दे रहे थे, न्यू शेफ को हम ट्रेनिंग तो कर रहे थे, उसको ट्रेनिंग तो दे रहे थे हेड शेफ के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो प्रोडक्शन में भी कुछ पार्ट ले रहा था, क्योंकि वो हमारी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर था। बट फॉर दी ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग हमें उसको कहीं बाहर भेजना पड़ेगा, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग में हमें उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, कहीं बाहर, स्पेशल ट्रेनर के पास। तो क्या वो हमारे पास काम कर पाएगा? वो जो कुछ प्रोडक्शन कर रहा था न्यू एम्प्लॉय, वो क्या कर पाएगा? कर पाएगा? क्या कर पाएगा? वो जो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन कर रहा था, वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रहा था, नो अब तो हमने सर। उसको बाहर ही भेज दिया। इसका मतलब employee would not be able to participate इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सही है। अच्छा, जब आपने उसको इतनी महंगी ट्रेनिंग दे दी, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग दे दी, तो आपको क्या लगता है, क्या वो आपके पास रहेगा या भाग जाएगा? उसको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या होगा? सर भाग जा। भाग जाएगा, ठीक है। तो मे लुक फॉर और ऑप्ट फॉर न्यू जॉब। ट्रेंड होने के बाद वो बोलेगा भाई मुझे तो ज्यादा पैसे मिल सकते हैं कहीं से, चलो भाई कहीं और भाग जाते हैं, तो वो कहीं और भाग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, देन हम आ जाते हैं वर्क फोर्स प्लानिंग में, हमारा न्यू सब टॉपिक है।
वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होती है? ठीक, व्हाट इज वर्कफोर्स प्लानिंग? तो वर्कफोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉइज। वर्कफोर्स का मतलब है एम्प्लॉइज, काम करने वाले आपके लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, दोज आर एम्प्लॉइज। ठीक है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उसका दूसरा वर्ड क्या है? वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स प्लानिंग, प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लान करना, कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना। तो प्लानिंग का मतलब इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो वर्कफोर्स प्लानिंग तो एम्प्लॉयज के बारे में प्लान करना, आगे के बारे में। तो हम एम्प्लॉयज के बारे में क्या प्लान करेंगे? तो हम एम्प्लॉयज के बारे में दो चीजें प्लान करते हैं। एक है कि हमें कौन कितने कितने एम्प्लॉयज चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और कौन सी स्किल के चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए, एंड विच स्किल्स, हमें कौन सी स्किल के चाहिए। क्या हमें कारपेंटर चाहिए, क्या हमें डिजिटल मार्केटर्स चाहिए, क्या हमें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट वाले चाहिए, कौन लोग चाहिए? तो सबसे पहले तो वर्कफोर्स प्लानिंग में वी वुड थिंक अबाउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि हमें कितने एम्प्लॉइज न कौन कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए। उसके बाद हमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक तो कौन से एम्प्लॉइज चाहिए और कितने एम्प्लॉइज चाहिए, कितने एम्प्लॉइज चाहिए और कौन से एम्प्लॉइज चाहिए। इसको बोलते हैं वर्कफोर्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स प्लानिंग। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड इज नोन एज वर्कफोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो वर्कफोर्स प्लानिंग इज, अगर डेफिनेशन आ जाए, द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द वर्कफोर्स नीडेड बाय द बिजनेस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ द नंबर एंड द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि अभी मैंने आपको समझा है। तो वर्कफोर्स प्लानिंग इज के वर्कफोर्स कितनी चाहिए होगी, डिपेंडिंग अपॉन, या फिर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड। नंबर एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। अच्छा, वर्कफोर्स प्लानिंग फॉर एग्जांपल, आपको ना डाउन साइज करना है। डाउन साइज का मतलब है दे में हैव टू डाउन साइज। तो किसी भी वजह से कंपनी सोच रही है वी हैव टू डाउन साइज। डाउन साइज का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहले 1000 एम्प्लॉइज थे आपके पास, 1000 एम्प्लॉइज थे, आप उसको रिड्यूस करके 700 एम्प्लॉइज पे लेकर आ जाओ। आपके पास 1000 एम्प्लॉइज थे, आप उसको रिड्यूस करके 700 एम्प्लॉइज पे लेकर आ जाओ। तो दैट इज डाउन साइजिंग, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो अब डाउन साइजिंग के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये हैं रीजंस, रीजंस फॉर डाउन साइजिंग। तो they may have to downsize, business might have to downsize for these several reasons. Introduction of automation. What is automation? मशीन्स। तो machine. जब मशीन आ गई तो आपको क्या लेबर की जरूरत पड़ेगी? नो। जब मशीन ज्यादा हो गई तो आपको लेबर को कम करना पड़ा। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है, वेरी गुड, थैंक यू यार। फॉलिंग डिमांड, अगर आपके डिमांड की प्रोडक्ट प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है तो आपको ज्यादा लेबर चाहिए होंगे, कम लेबर चाहिए होंगे? अगर कंपनी की डिमांड गिरी तो ज्यादा लेबर चाहिए, कम लेबर चाहिए? काम. सर कम लेंगे। कम लेबर चाहिए। तो फॉलिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट गिर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है तो आपको कम लेबर चाहिए होंगे। उसके बाद
अगर फैक्ट्री या फिर कोई ब्रांच क्लोज हो रही है तो लेबर की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो हम डाउन साइज कर देंगे। या फिर अगर हम फैक्ट्री को बंद करके, जैसे 2008 2010 ये जो टाइम था ना, उसमें पाकिस्तान से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गए, बांग्लादेश चली गई थी। तो अगर आपकी फैक्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश जा रही है तो क्या आप लेबर भी अपने साथ बांग्लादेश लेके जाओगे? नहीं ना। तो आप अपने लेबर को रिड्यूस कर दोगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में आप लेबर डिमांड को गिरा दोगे, लेबर को निकाल दोगे, लेबर की डाउन साइजिंग कर दोगे। सही है। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, बिजनेस में मर्जर हो जाता है या बिजनेस में टेक ओवर हो जाता है, एक बिजनेस दूसरे को खरीद लेता है। जो हमने टेक ओवर एंड मर्जर्स की टाइप पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। तो अगर बिजनेस मर्ज हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है, अगर केएफसी मैकडोनल्ड्स को खरीद लेता है, तो अब केएफसी और मैकडोनल्ड्स को जो उनकी बराबर बराबर वाली ब्रांचेस है, नियर बाय ब्रांचेस है, वहां पे उनको नीड नहीं पड़ेगी ब्रांच की। तो वो समझो 5 ब्रांचेस में से 2 ब्रांचेस क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब तो वो दोनों एक ही हो गए। तो अगर एक ही एरिया में मैकडोनल्ड्स एंड केएफसी दोनों की ब्रांच है, तो वो एक ब्रांच को बंद कर देंगे ना, सिर्फ एक ब्रांच को ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर मर्जर एंड आफ्टर अ टेक ओवर ऑफ द बिजनेस, द फर्म या फिर कंपनी टेंड्स टू रिड्यूस द लेबर फोर्स। ठीक है। तो मर्जर और टेक ओवर से क्या होगा, लेबर को हम कम कर देंगे, निकाल देंगे, बोलेंगे कि भाई अभी जरूरत नहीं है, हमने मर्ज कर लिया है, अब हमें इतनी ज्यादा दुकानों की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? यस। अभी अब है ना 5 मिनट का मैं नमाज ब्रेक देता हूँ, आप लोग नमाज पढ़ के आ जाओ, मैं भी नमाज पढ़ लूँ, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो दिस इज वर्कफोर्स प्लानिंग, ठीक है, जो कि हमने नंबर एंड स्किल्स के ऊपर बात करी, फिर डाउन साइजिंग के रीजंस के बारे में बात करी। अब डाउन साइजिंग, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ना दो तरीके से रिड्यूस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर वर्कफोर्स दो तरीके से रिड्यूस हो सकती है। डाउन साइज का मतलब अभी हमने पढ़ लिया, रिड्यूस। तो वर्कफोर्स रिड्यूस हो सकती है या फिर डाउनसाइज हो सकती है इन 2 ways. What are the 2 ways? First is dismissal and second is redundancy. First is dismissal and second is redundancy. तो डिसमिसल और रिडंडेंसी दोनों में आप वर्कफोर्स को, लेबर को निकाल रहे हो, लेकिन डिसमिसल में डिसमिसल में लेबर को आप निकाल रहे हो बिकॉज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ लेबर। लेबर की गलती थी तो आपने उसको निकाल दिया, लेबर ने ना मैनेजर से बदतमीजी कर दी, लेबर ने कोई काम टाइम पे नहीं करा, लेबर ने कोई बहुत बड़ा नुकसान करा दिया कंपनी को, दैट इज डिसमिसल। तो आप उसको बोलोगे कि भाई आप प्लीज फौरन नौकरी छोड़ के चले जाओ। बात समझ में आई? क्लियर है? डिसमिसल में यू आर फायरिंग द वर्कर, यू आर मेकिंग हिम लीव द जॉब बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ हिज। आपने उसको उसकी गलती की वजह से निकाला, आपने उसको उसकी गलती की वजह से निकाला। रिडंडेंसी इज नॉट नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ the mistake of labor, but because the business
no longer needs the labor. तो बात समझ में आई कि डिसमिसल में आप उसको इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि उसकी गलती थी, रिडंडेंसी में आप उसको इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि आपके पास उसकी जगह नहीं है, आपके पास उसका काम नहीं है। बात समझ में आई? जी। अच्छा, जब आप उसको उसकी गलती की वजह से निकाल रहे हो, जब आप उसको उसकी गलती की वजह से निकाल रहे हो तो ये उसका एरर है, ये उसकी गलती है, तो उसको उसकी वजह से हुआ ना। तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू पे कोई सिंपैथी अमाउंट। लेकिन अगर आपने उसको अपनी वजह से निकाला क्योंकि बिजनेस को उसकी जरूरत नहीं थी और आपने उसको मंथ एंड में बता रहे हो कि भाई हाँ आप प्लीज अगले मंथ से नहीं आइएगा और हम आपको निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसको थोड़ी सी फेवर देनी पड़ेगी। एंड द बिजनेस द बिजनेस would have to pay the business would have to pay redundancy payments। बिजनेस को क्या देनी पड़ेगी? रिडंडेंसी पेमेंट्स देनी पड़ेगी 1 मंथ, अराउंड 1 to 2 months की आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो जब आपने उसको अपनी गलती की वजह से निकाला, गलती आपकी थी क्योंकि आपने आपके पास उसके लिए काम नहीं था, उसकी तो बेचारे की कोई गलती नहीं थी। तो जब आप उसको अपनी वजह से निकालो तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी, और उस वक्त निकालते हुए आपको उसको 1 से 2 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी, जिसको आप रिडंडेंसी पेमेंट भी बोल सकते हो। बात क्लियर है? यस तो रिडंडेंसी और डिसमिसल को एक दफा रीड आउट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एक दफा रीड आउट कर लो जल्दी से। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। जेड क्लियर है और आपका और मोनाला क्लियर है? जी। चलो। चल, एक आखिरी चीज इस चैप्टर की, दैट इज एम्प्लॉयज को ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन पे बात हो रही है, ठीक है? तो ये टॉपिक में हम एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करा जाता है अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मुसलमान हो, आपको वो वेजेस अच्छी नहीं देंगे। अगर आप ब्लैक हो तो आपको वो वेजेस अच्छी नहीं देंगे। वहां पे ब्लैक और व्हाइट का बहुत बड़ा मसला है। तो अगर आप किसी को ब्लैक और व्हाइट की बेसिस पे किसी को पे ज्यादा दे रहे हो और किसी को पे कम दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू हिज कलर, अकॉर्डिंग टू हिज रेस, अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, तो दैट इज अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। इस तरह आपको किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी अनफेयर, कि वो बेचारा उसके कलर के ऊपर आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप उसके रिलीजन के ऊपर, उसकी कंट्री के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? तो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगर होगी तो गवर्नमेंट भी आपको बचाएगी, और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं,
जो हर चीज अच्छाई के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी को भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेट करा, कुछ उनके साथ गलत बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, तो आपके खिलाफ फिर क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कंपनी। ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, प्रॉपर आपको इक्विपमेंट देने पड़ते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट देने पड़ते हैं, प्रॉपर मेडिकल एड देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपको ग्लव्स मिलेंगे, सैनिटाइजर मिलेगा, आपको प्रॉपर जैकेट्स मिलेंगे, सेफ्टी क्लोथिंग हो गई, आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस मशीनरी, आपको ग्लासेस मिलेंगे, आपको अच्छे से बूट्स मिलेंगे, शूज मिलेंगे। उसके बाद प्रॉपर हेल्दी हाइजीनिक कंडीशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन है उसमें आपको बोलने चलो भाई काम करो, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपको गवर्नमेंट बचा सकती है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट बचाती है अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल। देखो डिसमिसल क्या था, वर्कर की गलती थी, आपने उसको निकाल दिया, वर्कर की गलती थी, आपने उसको निकाल दिया, बोला भाई जाओ आपकी गलती है। अब अनफेयर डिसमिसल का मतलब क्या है, उसकी बेचारे की गलती थी नहीं, आपने गलती बनाई और उसको बोला भाई आपकी ये गलती है, वो बोल रहा भाई मैंने नहीं करा, आप बोलो नहीं नहीं आप ही ने करा है, आपकी गलती है, हम आपको निकाल रहे हैं। अब देखो ये कंपनी क्यों करती है, जब आप किसी को डिसमिस करते हो ना तो आपको रिडंडेंसी पेमेंट 1 मंथ की, 2 मंथ की नहीं देनी पड़ती। जब आप रिडंडेंसी अपनी वजह से करते हो तो आपको उसको 1 मंथ की सैलरी या 2 मंथ की सैलरी देनी पड़ती है। तो कंपनी इन ऑर्डर टू सेव देयर 1 to 2 months redundancy payment, they would be willing to make a worker dismissed rather than making him redundant। बात समझ में आई? तो वो रिडंडेंसी की बजाय डिसमिसल के रीजंस ढूंढेंगे। तो अगर आप किसी को गलत बेसिस पे डिसमिस कर रहे हो तो दैट इज नोन एज अनफेयर डिसमिसल। गलत बेसिस पे डिसमिस कर रहे हो, गलत है ये। बात सुन में, अगर आपने एम्प्लॉय को गलत निकाला तो आपके ऊपर केस हो सकता है, गवर्नमेंट या कोर्ट आपको सजा दे सकती है। बात समझ में आई, क्लियर है? यस। तो एम्प्लॉयज को इस अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क में, अनफेयर डिसमिसल में बचाया जाता है। Then the second thing is, then the last thing is, fourth thing is wage protection। वेज प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, एक लीगल मिनिमम वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में लीगल मिनिमम वेज इज 25,000। तो नो फर्म, नो कंपनी, नो बिजनेस कैन पे अ वर्कर बिलो 25,000। तो 25,000 से आप कम किसी भी एम्प्लॉय को पाकिस्तान में नहीं दे सकते। बात समझ में आई? तो आप किसी को यस। भी पाकिस्तान में 25,000 से पैसे कम नहीं दे सकते। तो दैट इज लीगल मिनिमम वेज। तो यहाँ पे भी आप किसको बचा रहे हो? हाँ हाँ श्योर। यहाँ पे आप किसको बचा रहे हो? यहाँ पे आप बचा रहे हो वर्कर को, कि वर्कर को आप कम पैसे ना मिले। तो गवर्नमेंट वर्कर को बचा रही है, गवर्नमेंट वर्कर को बचा रही है। ठीक है। तो दैट इज लीगल मिनिमम वेज, दैट इज लीगल मिनिमम वेज। तो या इस तरह एम्प्लॉयज को बचाया जाता है, एम्प्लॉयज को बचाया जाता है। तो एम्प्लॉयज को कैसे बचाया जाता है? अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन से, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क से, अनफेयर डिसमिसल से, वेज प्रोटेक्शन से उनको बचाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। देखो होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी ने निकाल दिया, आपको किसी कंपनी ने निकाल दिया और बोला भाई आपने ये गलती करी थी, हम आपको निकाल रहे हैं। वर्कर बोल रहा है भाई मैंने गलती नहीं करी, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, आप मुझे जानबूझ के निकाल रहे हो।
यू आर मेकिंग मी डिसमिस ऑन एन अनफेयर बेसिस। ठीक है, आप मुझे अनफेयरली डिसमिस करना चाहते हो ताकि आप मुझे 1 से 2 मंथ्स की पेमेंट नहीं दो। तो अब वर्कर की कौन सुनेगा? वर्कर की फिर सुनेगा एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सुनी जाएगी। अब व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल? तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक लीगल मीटिंग होती है जहां पे वर्कर की साइड और फर्म की साइड, वर्कर की साइड और फर्म की साइड सुनी जाती है कि वर्कर क्या बोलना चाहता है, कंपनी क्या बोलना चाहती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में फिर फैसला होगा, एक डिसीजन होगा। और अगर वर्कर की फेवर में आ गया वो डिसीजन, अगर वर्कर की वो फेवर में आ गया डिसीजन, तो फिर क्या होगा? अगर वर्कर की फेवर में आ जाता है वो डिसीजन, तो वर्कर को कंपनसेशन दी जाएगी। कंपनसेशन लाइक व्हाट? उसको फिर जितने महीने उसको काम बेचारे को नहीं मिला, उसको फिर काम दिया जाएगा। बात समझ में आई? तो वर्कर की जब कंप्लेन नहीं सुन, वर्कर को जब अनफेयरली डिसमिस करा जाएगा, तो एक चीज होगी जो कि हम कहेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, जो कि एक लीगल मीटिंग है जहाँ पे वर्कर की फर्म की दोनों के केसेस सुने जाएंगे और एक फिर डिसीजन लिया जाएगा। अगर डिसीजन फेवर में आता है वर्कर के, तो वर्कर को मिलेंगे पैसे। बात समझ में आई? बात यस। समझ में आ रही? अच्छा। अच्छा, अब आप लोगों का एक होमवर्क है। हमने ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पढ़ लिया। हमने 6 मार्कर के आंसर लिखना सीखे थे। 6 मार्कर के आंसर में जहाँ पे फिल्टम लिखा हुआ होता है, बिजनेस का नाम लिखा हुआ होता है 6 मार्कर में, वहां पे 2 मार्क्स नॉलेज के होते हैं, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के होते हैं, 2 मार्क्स एनालिसिस के होते हैं। 2 मार्क्स नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन, 2 मार्क्स एनालिसिस। तो यहाँ पे इस तरह 6 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। प्लीज आप लोग ये आपको करना है। मैं आपको 1 मिनट एक ही में लिख देता हूँ। चलो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। सर ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज आप लोग मुझे अराउंड 8 तक आज ही, अराउंड 8 PM तक आज ही प्लीज इसको मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे।